एवं प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, दो क्वेश्चन भी हमने दिया था, ठीक है। और मैं आपको आज ये देखने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं कि केंद्र राज्य संबंध का जो विधायी संबंध है ये तो आपने पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों में जो प्रशासनिक संबंध है इस पर GS2 में आपसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि हम प्रशासनिक जो संबंध हैं इसको हम पढ़ें और समझें, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि जो प्रशासनिक संबंध है इसमें क्या कमियां हैं। एक्चुअल में फैक्चुअल जान लेने से तो बात होगी नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक्चुअल में जो हमारे यहाँ व्यवस्था है ये व्यवस्था कैसी है, तो आप कहेंगे कि सर संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है तो इसी संघीय व्यवस्था का परिणाम था कि आप देख रहे हैं कि आपने देखा था कि हमारे यहाँ जो सूचियां हैं वो 3 हैं, ठीक है ना। तो एक सूची थी संघीय सूची, दूसरी आपने देखा था प्रांतीय सूची थी, मतलब स्टेट लिस्ट थी, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची थी। इसके बाद हमने देखा था कि जो पावर्स हैं ये पावर्स को हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा था। तो एक हमने देखा था लेजिस्लेटिव पावर्स या विधायी पावर को देखा था, और विधायी पावर के बाद हम लोगों ने एक पावर और देखेंगे और वो है प्रशासनिक जो शक्ति है ये क्या है, ठीक है। प्रशासनिक जो पावर है ये क्या है। फिर हम लोगों ने एक चीज और देखा था और वो क्या था, तो हम लोगों ने वो टॉपिक जो देखी थी आज देखेंगे, ठीक है, कि फाइनेंशियल रिलेशन क्या है या वित्त संबंध क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने विधायी शक्ति को तो बहुत अच्छी तरह से देखा था। अब हमारे सामने ठीक वैसा ही हमें यहाँ भी करने की जरूरत है, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, प्रशासनिक जो रिलेशन है उसको हम जाने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहली बात आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जिस शानदार तरीके से यह सेंटर स्टेट के बीच में जो विधायी रिलेशन बताया गया, ठीक है, उस तरह से प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि केंद्र जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी राज्यों पर भारी है। मतलब ये जो केंद्र है ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से किस पर भारी है, तो आप कहोगे कि सर ये राज्यों पर लगातार भारी है ये, ठीक है। केंद्र के जो प्रशासनिक शक्तियां हैं ये सदैव राज्यों पर प्रभावी है और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वह राज्यों की शक्तियों को प्रभावित करता रहता है, ठीक है। तो अब सवाल इस बात का है कि देखिए, सामान्यतः हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सामान्यतः बात क्या होती है। बच्चों देखो, सामान्यतः बात तो ये है कि जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं वो कहाँ होंगे। तो आप ये याद रखना कि संविधान स्पष्ट करता है, ठीक है, कि जिन विषयों पर केंद्र को विधायी शक्ति प्राप्त है उस क्षेत्र में कानून भी बनाएगा और लागू करेगा कौन, ठीक है। आप कहेंगे कि सर केंद्र करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी। केंद्रीय सरकार का मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे प्रधानमंत्री जी और उनकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, वहां पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। मतलब मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान स्पष्ट करता है कि केंद्र जो 100 सब्जेक्ट हैं केंद्र के पास, तो उस 100 सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा और कानून बनाने के साथ उसे लागू भी करेगा, ठीक है। मतलब कार्यपालिका का भी राइट्स उस पर है। ठीक यही बात कही गई है राज्यों के संदर्भ में कि राज्य जिन विषयों पर कानून बना सकता है, ठीक है, उन विषयों पर शासन भी कर सकता है, ठीक है। यह बात स्पष्ट की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक बात आता है कि केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है उसमें जटिलता क्या है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए, केंद्र राज्य
संबंधों में फिर से मैं देख रहा हूं, केंद्र, राज्य या केंद्र राज्यों के संबंधों में, राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में जटिलता क्या है? ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं प्रशासनिक संबंधों में प्रायः जटिलता, ठीक है, उत्पन्न होती रहती है, ठीक है, लेकिन जो विधायी संबंध होते हैं वहां पर जटिलता कम उत्पन्न होती है। क्यों विधायी संबंधों में जटिलता क्यों उत्पन्न नहीं होती, प्रशासनिक संबंधों में जटिलता क्यों उत्पन्न हो जाती है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर विधायी संबंधों में अगर संसद, ठीक है, किसी प्रकार से अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, एक तो न्यायपालिका है, दूसरी प्रस्तावना है, तीसरी जो चीज है वो मौलिक अधिकार है। इस प्रकार से बहुत सारे के सारे, ठीक है, प्रतिबंध किसके ऊपर लगाए जाते हैं? आप कहोगे कि सर, ठीक है, संसद पर लगाए जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार संसद जो है वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन जहां तक प्रशासनिक संबंधों की बात है, प्रशासनिक संबंधों की बहुत स्पष्ट व्याख्या जो है हमारे संविधान के अंदर नहीं की गई है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं कि देखिए, जब एक प्रदेश में, ठीक है, सरकार किसी दूसरे दल की हो, ठीक है, और केंद्र में जो सरकार हो किसी और दल की हो, तो वहां पर समस्याएं बट नेचुरल जो है वो उभर ही जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम वर्तमान को देखें, ठीक है, तो केंद्र सरकार और प्रांत सरकारों में कोविड-19 के प्रश्न पर बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, इन गैर भाजपा शासित प्रदेशों के लोग कहते हैं कि जो केंद्र है, ठीक है, जो कि भाजपा द्वारा शासित है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है, इन्होंने क्या किया है? कोविड में रिश्वतखोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, अमानवीयता का व्यवहार किया है, ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने मौत की दरों को छिपाया है, ठीक है। लेकिन बच्चों, अब प्रश्न यहां आता है कि क्या आप प्रांत के लोग दूध के धुले थे क्या? ठीक है, क्या आप जो बोल रहे हैं ये सत्य बोल रहे हैं क्या? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब केंद्र की सरकार कुछ और होती है और प्रांतों की सरकार कुछ और होती है, तो प्रशासनिक संबंधों की प्रकृति में जटिलता आ जाना स्वाभाविक होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। केंद्र राज्य संबंधों के जो सामान्य संबंध हैं, वह प्रशासनिक संबंध है, वो क्या हैं, तो आप याद रखें, ठीक है। मैं सोचता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में जटिलता क्या है? तो हमने कहा कि सर देखो, अगर केंद्र, पुनः मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं कि यदि केंद्र में और प्रांतों में सरकार एक ही दल की है तो समस्या वहां देखने को नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन यदि केंद्र में किसी और दल की सरकार है और प्रांत में किसी और दल की सरकार है, ठीक है, तो वहां पर आरोप प्रत्यारोप ये लगने स्वाभाविक होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया, जैसे मैंने कोविड-19 के बारे में कहा,
कि देखिए, जहां पर भाजपा शासित, जिन प्रदेशों में भाजपा शासित सरकार है तो ठीक है, तो उन भाजपा शासित सरकारों को केंद्र में साफ साफ कुछ भी गलत नहीं दिखा। लेकिन जहां पर गैर शासित भाजपा के विरोध में शासित सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं या अन्य किसी की सरकारें हैं, तो वहां उन लोगों ने आरोप ये लगाया कि आपने मजाक किया है किसके साथ, तो आप कह देंगे देश की जनता के साथ मजाक किया है, देश के साथ झूठ बोला है, आपने मौत के आंकड़े छिपाए हैं, आपने दवाओं में रिश्वतखोरी खाई है, ठीक है, और केंद्रों के और प्रांतों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, ठीक है, ताकि प्रांत की सरकारें जो हैं अपनी जनता के बीच में निकम्मी सिद्ध हो और अगले आने वाले चुनाव में वो चुनाव हारें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप याद रखिएगा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में इसके कारण जटिलता आती है। ठीक है, और एक चीज हमने ये भी देखा कि हमको देखने का एक हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव है कि देखिए, जब कांग्रेस केंद्र में रहती थी और प्रांतों में कोई और सरकार रहती थी, तो एक प्रवृत्ति देखने को मिली है कि केंद्रीय सरकार प्रांतों में अपनी सरकार न बन पाने के कारण या किसी दूसरे दल की सरकार बनने के कारण क्या कर रही थी, वो लगातार अपने राइट्स का उल्लंघन करते हुए और उन सरकारों के निलंबन का काम कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल आपने यह प्रक्रिया देखी तो आप कहेंगे कि सर इसके कारण तमाम प्रशासनिक जो संबंध होते हैं उसमें क्या आते हैं, आप कहेंगे कि सर जटिलताओं का आना स्वाभाविक है। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों की में जो सामान्य स्थिति है वह क्या है। तो आप देखिए केंद्र राज्य संबंधों में सामान्य स्थिति क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में जो सामान्य स्थिति है वह क्या है। तो आप कहोगे कि सर इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि आर्टिकल 256 से लेकर के और आर्टिकल 263 तक क्या दिया गया है। तो आप कहोगे कि सर यह जो है प्रशासनिक संबंध है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 256 क्या कहता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, जब अपनी पावर का प्रयोग कर रही हो तो याद रखना पड़ेगा उसे कि वह संसद या केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन न होने दे। ठीक है, और दूसरी तरफ राज्य जब भी अपना राज्य की कार्यपालिका जब भी कोई मतलब नियम बनवाएगी तो यह ध्यान में रखेगी कि वह लगातार, ठीक है, केंद्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन न होने पाए। ठीक है, फिर एक बात आप याद रखिएगा, एक और प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वो क्या है। तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल 258 कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति चाहें, ठीक है, क्लियर, तो वह राज्यों को कोई कार्य करने का निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी केंद्र देखिए कैसे ताकतवर हो जा रहा है, प्रांतीय प्रशासन पर कैसे ताकतवर हो जाता है। तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल 312 के तहत देखिए जो अनुच्छेद 312 है यह क्या कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर देखो जो आर्टिकल 312 है यह कर क्या रहा है। तो आप कहोगे कि सर इसके तहत राज्यसभा, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की बात कर सकती है। और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी आते हैं इनकी नियुक्ति कहाँ से होती है। जैसे आप सिविल सर्विसेज के लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है। आप कहेंगे कि सर केंद्र करता है, लेकिन आपको जो सेवाएं करनी होती हैं वह राज्यों के अधीन करनी होती हैं। लेकिन आपका जो टोटल उत्तरदायित्व होता है वो केंद्रीय सत्ता के पक्ष में होता है। ठीक है, तो इससे जो है राज्यों की जो प्रशासनिक स्वायत्ताएं हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर इसके साथ आपातकाल में आपातकाल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करके, ठीक है, जो पूरी प्रांतों की प्रशासनिक मशीनरी है उसे भंग कर दिया जाता है और इस समय देश एकात्मकता की और यूनिटरी पावर की ओर बढ़ जाता है और यहाँ पर केंद्र की मोनोपोली स्थापित हो जाती है। एक समस्या तो ये भी है। और 356 के तहत क्या होता है। 356 के तहत भी केंद्र जब चाहे,
ठीक है, आप इसका सबसे ज्यादा अगर केंद्र ने मिसयूज किया है तो आर्टिकल 356 का मिसयूज किया है, और 356 के द्वारा वह करती क्या है, अपने राज्यपालों को, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और नियुक्ति का पद है, पहली बात तो आप याद रखिएगा, और इसकी नियुक्ति जो है केंद्रीय सरकार के सहयोग पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस प्रकार से जो राज्यपाल होता है वह वही सब कुछ करता है जो केंद्र चाहता है। ठीक है, अगर राज्यपाल ऐसा नहीं करता, ठीक है, तो राज्यपाल को अपने पद से जाना होगा बिना किसी कारण बताए हुए। ठीक है, राज्यपाल की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। दूसरी तरफ अगर वो न्याय करना चाहता है, ठीक है, तो न्याय की स्थिति में भी, ठीक है, वह फंसता है। मतलब अगर वह प्रांतों का, प्रांतीय जो सरकार है उसका मुखिया राज्यपाल होता है, और इस दृष्टिकोण से अगर वह प्रांतों में, ठीक है, अच्छी तरह से शासन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह केंद्र का कोपभाजन बनना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब सरकार दोनों ही जगह पर, मतलब केंद्र में और प्रांत में, दोनों ही जगह सरकार एक ही दल की होती है, तो राज्यपाल का जो पद होता है वो कैसा होता है, आप कह सकते हैं कि सर एक मनी प्लांट के अतिरिक्त, या एक कह सकते हैं ऑर्नामेंटेड प्लांट के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। लेकिन जब सत्ताएं दो हाथों में चली जाएं, मतलब दो दलों में बट जाएं, मतलब प्रांत में कोई और सरकार और किसी दल की सरकार और केंद्र में और कोई सरकार हो, तो यहां पर राष्ट्रपति का पद बहुत बेचारा का पद हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति ठीक वैसी हो जाती है जैसे पत्नी और मां दोनों में से किसी एक को चुनना हो। अगर वो पत्नी की तरफ झुकता है तो मां नाराज होगी, मां की तरफ झुकता है तो पत्नी नाराज होगी। इस प्रकार से भारत के प्रांतों के राज्यपाल का पद एक बड़ा ही मतलब ये फंसा हुआ पद है। आप कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो पद है वह आटे की चक्की के बीच में पिसते हुए एक अनाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर देखिए राज्यपालों के माध्यम से वो करता है हस्तक्षेप। फिर बच्चों एक काम और करता है, आर्टिकल 262 के तहत भी केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में हस्तक्षेप करता है। और आर्टिकल 262 में क्या कह रहा है वो, तो वो कहता है कि आर्टिकल 262 में कि केंद्र नदी जल विवाद की समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल बना सकती है। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद आर्टिकल 263 है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई से प्रकार का संघर्ष है तो उस संघर्ष के समाधान करने के लिए भी केंद्र इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है, कि केंद्र हर हालात में, ठीक है, प्रशासनिक शक्तियां ज्यादा रखे हुए है और वह एक राज्य की शक्तियों को सीमित भी करता है। ठीक है, इसी पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपके बीच में बोलता हूं। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा सा एक मैटर भूल गया और वो चीज आप और जोड़ लेंगे कि केंद्र के पास क्या है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है। इन कमीशन के माध्यम से भी केंद्र राज्यों की गतिविधियों पर या प्रशासनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाता रहता है। ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, वो लिखें आप क्वेश्चन। ये है कि केंद्र को प्रशासनिक शक्तियां ज्यादा प्राप्त हैं। ठीक है, केंद्र को प्रशासनिक शक्तियां ज्यादा प्राप्त हैं। ठीक है, और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को सीमित करता रहा है। ठीक है, फिर भी वह असीमित नहीं है। ठीक है, आप इसे एक क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, अब आइए हम लोग केंद्र राज्य संबंधों में एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं और वो है वित्तीय संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में एक आप और चीज पढ़ लीजिए, वित्तीय संबंध क्या है। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं। ठीक है, वित्तीय संबंध को भी जानते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि वित्त संबंध का उल्लेख कहाँ है। तो आप कहेंगे कि सर वित्त संबंध का उल्लेख आर्टिकल 268 से लेकर के 293 के बीच है। ठीक है, ये चीज तो आपका ये रहा।
ठीक है। और अब हमको एक बात और याद रखना है कि ये जो वित्त संबंध है ये कहाँ उल्लेखित है। आप कहेंगे संघ मतलब भाग 12 में ये उल्लेखित किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए संघ सूची पर जो टैक्स लगाने की जिम्मेदारी है, अगर आप याद रखेंगे कि जो 100 विषय हैं उस पर कानून बनाने का दायित्व तो अगर संघ को है, तो उन 100 विषयों में से जहां टैक्स लगाने का दायित्व है केंद्र को, वहां पर केंद्र टैक्स लगाएगा। ठीक उसी प्रकार से राज्य सूची के विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? आप कहोगे कि सर केंद्र को ही है। और इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची की बात आती है तो आप कहेंगे कि समवर्ती सूची पर भी टैक्सेशन करने का राइट्स दोनों को है, ठीक है। जबकि अवशिष्ट शक्तियों पर एक बार पुनः केंद्र को एकाधिकार मिल गया है और यहां आकर के केंद्र जो है पुनः, ठीक है, वित्तीय शक्ति में भी, ठीक है, मोनोपोली स्थापित कर पाता है। और जहां तक भारत के प्रांतों की बातें हैं, भारत के प्रांत आर्थिक दृष्टिकोण से या वित्तीय दृष्टिकोण से ये पंगु है और पूर्णतः आश्रित होकर के, केंद्र पर आश्रित होकर के रह गए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ आर्टिकल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे सामान्य एक चर्चा कर लेते हैं। खैर इसकी जरूरत तो नहीं होती मुख्य परीक्षा में, लेकिन फिर भी, ठीक है, हवा में आप बात नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 268 क्या है सर, 268 से अगर 293 तक वित्तीय संबंधों की बात की गई है तो आर्टिकल 268 क्या है, तो आप कहेंगे कि सर, ठीक है, इसे इंपोज कौन करता है, मतलब इस कर को लागू कौन करता है? आप कहेंगे केंद्र करता है, ठीक है। इसे, ठीक है, इस टैक्स को, ठीक है, इंपोज कौन करता है, मतलब लागू कौन करता है? तो केंद्र करता है। और ठीक, और यह जो आय प्राप्त होती है वह स्टेट को यह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। 268A है सेवा कर या सर्विस टैक्स। 268A आपको याद रखना है। 268A क्या है? आप बोलोगे कि सर ये सर्विस टैक्स है। और ये जो सर्विस टैक्स है इसके बारे में भी आप जानने की कोशिश करिए कि जो सर्विस टैक्स है यह किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो आप कहोगे कि सर ये इंपोज हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये कलेक्शन दोनों करती हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन दोनों कर रही हैं और दोनों में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि आर्टिकल 269 कह रहा है कि यह सेंट्रल द्वारा, मतलब 269 ये कहना है कि 269 यह किसके द्वारा लगाया जाएगा। तो आप कहोगे कि सर केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, कलेक्ट भी केंद्र द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके बीच? स्टेट के बीच में ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जबकि 270 कहता है कि यह केंद्र द्वारा आरोपित होगा। 270 कह रहा है कि जो भी टैक्स लगेगा वो केंद्र लगाएगा। और केंद्र के लगाने के साथ साथ एक खास बात और आएगी कि इसे सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाना होता है, ठीक है। अब आप याद रखिएगा अगली बात हमारे सामने जो आएगी वो है आर्टिकल 271। 271 जो आर्टिकल है ये क्या कर रहा है? तो आप कहेंगे सेंटर के हित के लिए, मतलब आर्टिकल 271 कह रहा है कि केंद्र के हित के लिए, ठीक है, कोई सरचार्ज या अधिभार लगाया जा सकता है, ठीक है। आप बच्चों 275, तो देखिए जो आर्टिकल 275 है यह आर्टिकल 275 कहता क्या है? 275 कहता है कि जब आप, मतलब केंद्र जब कर का विभाजन करे, मतलब कर से प्राप्त हुई आय का विभाजन करता है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वह सभी राज्यों को समान रूप से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करे। वह किसी राज्य को कुछ कर सकता है और किसी राज्य को कुछ कर सकता है, ठीक है। जबकि 352 में जबकि जिसे कहा जाता है आपातकाल के दौरान, तो आपातकाल के दौरान केंद्र की हर वित्तीय पैमाने, ठीक है, कि मापदंड ये बदल जाते हैं। 360 में वित्त इमरजेंसी है, फाइनेंस इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी को फिलहाल अब तक भारत में नहीं लागू किया गया है। लेकिन इसमें भी, ठीक है, केंद्र कह सकता है कि जब वित्तीय आपात है तो ऐसी स्थिति में राज्यों के जो हिस्से होंगे वह कम होंगे। अब आइए हम देखते हैं, ठीक है, केंद्र राज्य जो वित्त संबंध है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं।
तो फर्स्ट बात आप याद रखिएगा कि जो वित्त कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, यह फाइनेंस कमीशन, इसमें कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है? तो आप बताओगे कि सर 15वां नंबर का कमीशन चल रहा है, फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और इसका कार्यकाल 2021 से लेकर के 2026 के बीच में है। और NK सिंह, ठीक है, इस समय फाइनेंस आयोग के क्या है? तो आप कहोगे कि अध्यक्ष हैं। इसके साथ इस आयोग ने क्या सुझाव दिया है? वित्त आयोग ने, 15 वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जो केंद्र द्वारा संग्रहित धन होगा, ठीक है, उस संग्रहित धन में 41% ही, ठीक है, यह किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? आप बोलोगे कि सर प्रांतों को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या दे रहा है? तो आप कहेंगे कि सर केवल 41% दे रहा है, जबकि 14वां जो कमीशन था, फाइनेंस कमीशन था, उसने 42% करने की बात कही थी। लेकिन ये कम क्यों कर दिया गया? 1% कम क्यों कर दिया गया? तो आप कहेंगे कोविड की समस्या को दिखा करके फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के हिस्सेदारी में ये कटौती की है। अब यहां मैं चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, और वो है, क्वेश्चन लिखें, वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद को कैसे सुनिश्चित करता है? वित्त आयोग देश में संघवाद को कैसे सुनिश्चित करता है? ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया क्वेश्चन, आप पुनः क्वेश्चन लिख सकते हैं, वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद को कैसे सुनिश्चित करता है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजकोषीय संघवाद को, ठीक है, वित्त आयोग कैसे सुनिश्चित करता है? तो फर्स्ट बात आप याद रखिएगा कि देखिए, जो भी कर केंद्र लगाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो टैक्सेशन होता है, करारोपण होता है, वो कौन लगाता है? केंद्र लगाता है। पैसा भी केंद्र के पास आता है, लेकिन खर्चा किसका ज्यादा होता है? थोक जो खर्चे आते हैं, वो खर्चे सबसे ज्यादा किसके होते हैं? तो आप बताओगे कि सर वो सबसे ज्यादा खर्चे भी, ठीक है, किसके होते हैं? प्रांतों के होते हैं। इसलिए प्रांत उसमें अपनी मांग रखता है, उस खर्चे में हिस्सेदारी की बात करता है। तो फाइनेंस कमीशन करता क्या है कि केंद्र द्वारा जो भी अप्रत्यक्ष करों से, अप्रत्यक्ष करों में जैसे एक्साइज है, कस्टम एंड एक्साइज है, ठीक है, और इनकम टैक्स है, इस प्रकार की जितनी भी अप्रत्यक्ष करों से जो आय आती है, उस आय में वो राज्यों के हिस्से का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यही उसका मेन कार्य है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश में राजकोषीय संघवाद को वित्त आयोग कैसे सुनिश्चित करता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान बनाया क्यों जाता है, ठीक है। तो अगर आप यह बात जानते हैं तो आपको ये इसका आंसर इसी में निहित है, क्योंकि संविधान जो है लिखित होता है, हर बात को, ठीक है, वो सबके साथ एक ही नियम के आधार पर संचालित करता है। तो ठीक इसी प्रकार फाइनेंस कमीशन जब राज्यों की हिस्सेदारी को तय करता है, तो उस समय कुछ आधार होते हैं, उसी आधार पर ही वह राज्यों की हिस्सेदारी को तय करता है। जैसे, ठीक है, राज्य की जनसंख्या क्या है, राज्य का क्षेत्रफल क्या है, राज्य के अधीन कितने वन हैं, राज्य की इनकम क्या है, इसी को ध्यान में रख करके वह फाइनेंस का निर्धारण करता है या करों का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और यही कारण है कि फाइनेंस कमीशन प्रांत और केंद्र में वित्तीय जो संकट है और वित्तीय जो संघर्ष है, इसको उत्पन्न नहीं करने देता। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। फिर अगला टॉपिक लेके हम आपके बीच में कल उपस्थित होंगे। नमस्ते।